लेट्स टेक द फर्स्ट थिंग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले बच्चे लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? एनीवन? ये तो बड़ी इजी सा चीज पूछ ली मैंने कि केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ये तो सबको पता होगी, है ना? क्या होता है केमिकल इक्वेशन? यस आयुष, अर्चित, आनंद। केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, वेरी गुड बच्चे। जब भी हम कोई रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे जिसमें ए प्लस बी अगर मिलके मुझे सी दे रहा है, सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज केमिकल इक्वेशन। इसको मैं क्या बोलूंगी? केमिकल इक्वेशन है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी ए और बी मिलके सी दे रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिसमें आ जाता है ना, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट रखते हैं और राइट हैंड साइड पे होते हैं प्रोडक्ट। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन करा हमने, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के आगे अगर मैं वर्ड लगा दूं बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड भी इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट साइड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे हेबर प्रोसेस लिखती हूँ अमोनिया वाली, N2 प्लस 3H2, और यहाँ पे मैं NH3 लिख दूं, तो क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है? इज इट अ बैलेंस्ड रिएक्शन? नो, बिल्कुल सही नहीं। अर्जित ये बैलेंस नहीं है बच्चे अभी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन है ये। केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन है? केमिकल रिएक्शन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब बैलेंस्ड कैसे होगी? जब नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 के अमाउंट में है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा? कितना? 2NH3। जब ये चीज इक्वल आ जाएगी, दो नाइट्रोजन थे, यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। मैंने मोल्स लिख दिया था, मोल्स नहीं, हेयर इट वुड बी एटम्स। मोल तो डिफर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एटम्स रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे देखो कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने नाम लिखा है, हमें कौन सी पढ़नी है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ यू ऑल नो थर्मो का क्या मतलब है। पूरा चैप्टर हम थर्मो पढ़ते ही आ रहे हैं। थर्मो का मतलब क्या सीखा आप? हाँ, इसका नाम है बच्चे हेबर प्रोसेस। अर्चित, इट्स नेम इज हेबर प्रोसेस। हीट, बिल्कुल सही। तो क्या बात है बच्चे, थर्मो का मतलब ही क्या होता है? हीट। यानी जब किसी भी रिएक्शन में कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, वो चीज आप लिख देते हो ना। जैसे C+O2 में CO2 के साथ मैंने लिख दिया 119 किलो जूल पर मोल की हीट जो है वो रिलीज कर रहा है। इतनी हीट वो रिलीज कर रहा है। जब मैंने हीट मेंशन कर दी ना, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात? जब भी आपको हीट एब्सॉर्ब हो रही है या फिर कितनी हीट निकल रही है, वो चीज मेंशन करते हो, तो वो रिएक्शन क्या बन जाती है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी सी बात थी। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलो, so this is thermochemical equation. When a balanced chemical equation not only indicates the quantity of different reactant and product, but also indicate the amount of heat evolved or absorbed. कोई बैलेंस रिएक्शन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बता रही हमें डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जबकि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हो रही है वो भी बता रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब हम कुछ बातें करेंगे बच्चे, कन्वेंशंस अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कन्वेंशंस लेते हैं फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के लिए। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा वरना। देखो बच्चे, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव होती है हमेशा डेल्टा एच वैल्यू, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होती है। बट स्टिल सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सो और एंडो में। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा क्या फंडा है कि जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो ना बेटा, उस चीज को रियल लाइफ से रिलेट कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब इसका क्या फंडा निकाला कि ऐसे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, अब हम देखते हैं मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है ना।
हम कोई भी मूवी देखते हैं ना, अगर कुछ भी चल रहा हो पूरी मूवी में, पहले हीरो हीरोइन नहीं मिल रहे, एंड में वो सब ठीक कर देते हैं, एंड में शादी कर ही देते हैं उनकी, ठीक है ना। कोई वो था, दुश्मन था, उसको नहीं मार गिरा रहे, एंड में वो बेचारा मर ही जाता है। यानी कि कुछ भी कर लो, उसका एंड पॉजिटिव हो ही जाता है। कोई भी मूवी उसका एंड जनरली पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि एंड हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मीन्स एंडो पॉजिटिव और एक्सो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो आपको ये एक ट्रिक से याद रख लेना है कि कुछ भी करो एंड पॉजिटिव रहता है। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मेहनत हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो एंड पॉजिटिव है, तो एंड में क्या रहेगा, हमारा डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये चीज पॉजिटिव कब होती है बेटा, जब हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, जब हम कोई चीज लेते हैं, गेन करते हैं, तो जैसे ही हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। और एक्सो में क्या हो रहा है, अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो हीट भी रिलीज ही करेगा, वो हमेशा धुआं ही छोड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना, जो गुस्से में होता है वो हमेशा धुआं ही छोड़ता है। तो जो पहले ही बेचारा नेगेटिव है, उसने तो धुआं ही छोड़ना है ना, उसने तो रिलीज ही करनी है हीट। वो खुद इतना नेगेटिव है, वो कहता है मैं सारी जगह नेगेटिविटी फैलाऊं, तो वो क्या कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है और वो रिलीज करे हीट को। और एंडोथर्मिक एब्सॉर्ब करके पॉजिटिव रहता है, एंड मींस पॉजिटिव। क्लियर अबाउट दिस। अब तो ये कभी नहीं भूलेगा ना, एक्सो और एंडो में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। यस और नो? यस, हैंड रेस कर लो अगर वो आलस आ रहा है लिखने में। ठीक है, चलो डन है, डन है। ये ऐसे ना, मेरे को लगता है अभी तो चलो कंबल वगैरह में ऐसे बैठे होंगे, आराम से सुन रहे होंगे। आगे आगे और सर्दी होगी तो रजाई में से हाथ ही नहीं निकलना इनके, है ना, ऐसा रहेगा ना। अभी तो कंबल में दुबक के बस यूं फोन लेके बैठे होंगे। कौन है ऐसा बच्चा जो अटेंटिव टेबल पे विद पेन एंड चेयर बैठा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है, कह सकते हैं हम? इज देयर एनीवन? अरे वाह, आनंद। अच्छा, आयुष, ठीक है, वेरी गुड। सार्थक, वेरी गुड बेटा। अरे मतलब आई एम एन टेबल, ऐसे ही बैठना है बच्चे, ठीक है। अर्चित नहीं है, अर्चित कह रहा है मैं तो नहीं हूँ भी। अटेंटिव बैठा करो बेटा, क्लास में 1 घंटे की होती है, उसमें भी हम, ठीक है, टाइमिंग हमारा ऐसा ही है। तो 1 घंटा तो अटेंटिव हम बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे द डेल्टा एच वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब हमने डेल्टा एच वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या रखनी है। टेम्परेचर होता है बच्चे 298 केल्विन, जनरली ये रूम टेम्परेचर ही मेंशन करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या होता है, 1 बार का। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस में टेम्परेचर 298 केल्विन और 1 बार का क्या रहेगा, प्रेशर। ठीक है, अब एक चीज बोली, थर्ड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है, the coefficient of different substance represent the number of moles reacted and formed for the heat change represented in the equation. Coefficient जो होते हैं, जैसे बच्चे मैंने हेबर प्रोसेस ही लिखी थी, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो ये 3 क्या मेंशन करता है कि 3 moles of hydrogen। This is mentioning about the moles. What does this 2 mention? 2 moles of ammonia। यानी कि जो भी इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वो क्या मेंशन करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1, तो इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। So that would be the thing. N2 plus 3H2 gives 2 of ammonia। यानी कि जो कोफिशिएंट होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, जो रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं हीट चेंज से। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड फॉर द हीट चेंज। उसके बाद बच्चे कभी भी आप रिएक्शन लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस मस्ट बी मेंशन्ड एज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। आप रिएक्शन कभी भी लिखते हो तो आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है। N2 gas plus 3H2 gas will give us liquid ammonia। ये चीज आपको मेंशन करनी है, उनकी स्टेट्स की, वो सॉलिड में है, गैस में है या लिक्विड में है। तो ये चीज को मेंशन करना है, फिर इसी से हमें आइडिया मिलता है कि कितनी हीट हमें चाहिए, कि गैस से लिक्विड में कितनी हीट चाहिए होती है, सॉलिड से गैस में जाना है तो ज्यादा हीट चाहिए। और यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू भी आ जाती है, मान लो कुछ भी वैल्यू लिख दी, 121, मींस डेल्टा एच वैल्यू उसकी 121 है। इतनी हीट वो रिलीज कर रहा है। सो दैट्स द पॉइंट थर्ड वाला, कि हमारे फोर्थ पॉइंट, सॉरी, कि हमें फिजिकल स्टेट भी बतानी है डिफरेंट सब्सटेंसेस की,
And if the coefficient of the substances are multiplied or divided by some number, the value of delta H is multiplied or divided by the same number. अब फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि कोई कोफिशिएंट जो है सब्सटेंस का, अगर हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो हम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर हमें इसका डेल्टा एच वैल्यू लिखनी है, तो मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ ए आई एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई एच ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ए आई कोफिशिएंट ही तो दिखा रहा था, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू एच वैल्यू फॉर NH3 माइनस N2 के लिए 1 ही है, एच वैल्यू ऑफ N2 प्लस 3 इंटू एच वैल्यू ऑफ H2, यानी कि आपको कोफिशिएंट भी डेल्टा एच वैल्यू निकालते वक्त लिखने हैं। वो रिएक्शन याद है ना हमें, रिएक्शन कौन सी थी हमारी, H2 प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl, तो उसमें हमने HCl माइनस 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ Cl2 ये चीज मेंशन करी थी, ठीक है ना, याद है सबको, तो वही चीज है। इसका मतलब मैं ज्यादा जुगाड़ी हूँ अर्चित, है ना। हाँ ठीक है, ऐसी चीजें याद रहती हैं बच्चे, हम जब तक उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते ना, नहीं याद होता। मुझे खुद एंडो और एक्सो में बड़ी कंफ्यूजन थी, तो फिर मैंने खुद को ही ऐसे बोला। अभी तो आप जब हम इनऑर्गेनिक करेंगे ना, पी ब्लॉक की ट्रिक्स देखना, वो बहुत इजीली याद हो जाती हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं ना मैम याद कैसे होता है, पूरा पीरियोडिक टेबल ऑन द टिप्स याद रहेगा आपको, ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं, ठीक है। सो दैट्स फिफ्थ पॉइंट हो गया। और सिक्स्थ पॉइंट, बट ऑब्वियस पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, यानी कि अगर बच्चे इसको इरेज ही कर लेते हैं हम, नया स्लाइड आ जाएगा हमारे पास। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो ना, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, और यहाँ पे आपकी डेल्टा एच वैल्यू 106.7 आई है, सपोज ये वैल्यू है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगी ना रिएक्शन को, 2 अमोनिया N2 प्लस 3H2, दिस विल गिव माइनस 106.7, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज आवर सिक्स्थ पॉइंट। हाँ होते ही है इंडियंस, बिल्कुल, केमिस्ट्री में बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। हाँ अमोनिया हेबर प्रोसेस बच्चे रिवर्सिबल होती है, ठीक है। नहीं भी अब होगी तो हमें बस एक एग्जांपल के थ्रू करके ही दिखाना था, ठीक है। जनरली वैसे हम इसको ऐसे ही लिखते हैं N2 प्लस 3H2, या नहीं होती, नहीं होती शायद ये, अच्छा मैंने गलत कोई बात नहीं, मतलब समझाने की बात थी, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये नहीं होती रिवर्सिबल, CO प्लस O2 वाली CO2 वाली होगी। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया कि कुछ भी रिएक्शन रहे, अगर आप उसको उल्टा कर रहे हो तो जनरली हम वही चीज लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, एक्सो में डेल्टा एच नेगेटिव, एंडो में पॉजिटिव। वैल्यूज जो है, स्टैंडर्ड स्टेट में 298 केल्विन का टेम्परेचर, 1 बार का प्रेशर, कोफिशिएंट हमें नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, फिजिकल स्टेट भी लिखनी जरूरी है। अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो डेल्टा एच के लिए भी उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो साइन भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या साइन भी रिवर्स हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेट। हाँ फिजिक्स तो भाई, फिजिक्स तो फिर फिजिक्स ही है, उसके जुगाड़ तो मुझे आते भी नहीं थे, वो तो मुझे बिल्कुल भयानक लगती थी। आई वाज रियली स्केर्ड फ्रॉम फिजिक्स, तो मैंने ली नहीं फिर आगे, तो बस केमिस्ट्री पकड़ ली, वही ठीक है ना। और किस किस को खतरनाक लगती है फिजिक्स? बॉयज को वैसे पसंद होती है, गर्ल्स को थोड़ा दिक्कत आती है, वो जो कंडक्टर से जोड़ने होते हैं ना, PNP, वो सारे कुछ। मैम फिफ्थ पॉइंट रिपीट, ओके बेटा याजदान। फिफ्थ पॉइंट में देखो बेटा क्या बात है कि अगर जैसे ये चीज मैंने बताई ना आपको, कि मान लो हमने एक रिएक्शन लिखी थी, हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl, तो उसमें जब हमने डेल्टा H वैल्यू निकाली थी, हमने लिखा था ना, फॉर्मूला क्या यूज किया था, AI इंटू H वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ BI इंटू H वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। तो ये AI और BI का क्या मतलब है कि उनके कोफिशिएंट भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे तो 1 ही था, सिंपल HCl लिख दिया हमने, H ऑफ HCl कर दिया।
यहाँ पे बच्चे BI में आपने लिखा था 1/2 इंटू H ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ H ऑफ Cl2, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होने हैं साथ. दैट्स इट इज सेइंग इन दैट पॉइंट. ओके, ठीक है मैम. बी लाइक ये क्या है? क्या बेटा क्या? अच्छा मैंने वर्ड यूज किया क्या? बी लाइक? आई डोंट नो, कुछ भी बोला जाता है चलती क्लास में तो. ठीक है, सो ये वाला क्लियर है सबको, 6 के 6 पॉइंट. अब हम हेज लॉ पे चलेंगे. हेज लॉ थोड़ा सा ट्रिकी है. फिजिक्स. ओके, फिजिक्स तो टफ है थोड़ी सी, है ना? ये नहीं, चलो ये सबको क्लियर है ना? नाउ कम टू हेज लॉ. हेज लॉ बहुत इजी बट अ लिटिल बिट ट्रिकी. इसकी ट्रिक्स समझनी है सिर्फ, और ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें. हेज लॉ क्या होता है? हेज लॉ ऑल्सो कॉल्ड हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन is one of the important outcomes from the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है हमारी हेज लॉ की. Enthalpy change in a chemical or physical process is similar whether it is carried out in one step or in several steps. Enthalpy change चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो सेम ही होता है, चाहे वो वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है या सेवरल स्टेप में. अब हेजलो कहता क्या है? देखो, हेजलो में क्या होगा कि अगर कोई रिएक्शन ए से बी बना रही है और बी से सी बना रही है, ठीक है, और मुझे ए से सी के लिए रिएक्शन चाहिए. आई वॉन्ट रिएक्शन फ्रॉम ए टू सी. तो हम क्या करते हैं? आप क्या करोगे? ए टू बी वाली फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे ए टू सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ए टू बी और बी टू सी को आप क्या कर सकते हो? प्लस या माइनस, बताओ मुझे. ए प्लस बी गिव्स बी प्लस सी. प्लस करेंगे, ये बी कैंसल आउट हो जाएगा, ए देगा हमें सी. तो ये ट्रिक्स सिर्फ समझनी है हमें हेज लॉ में कि ए से बी. मैम फ्लेक्स के लिए तो अच्छी पीआर झेलते हम हैं. अच्छा ऐसा है क्या? केमिस्ट्री से है? चलो कोई दिक्कत नहीं है. केमिस्ट्री हो टफ या फिजिक्स हो, सब कुछ आपको इजीली कर लोगे आप. अब तो आपको अच्छे टीचर गाइड कर रहे हैं, है ना? मजा आता है ना लेक्चर लगाने में? यस और नो? आर यू वेटिंग फॉर द लेक्चर्स, और लगता है कि यार ये तो डेली हो गया, अब क्या कौन उठे रोज रोज? अच्छा चलो ठीक है. गुड है, देन गुड है. ठीक है, अब ये चीज समझो बेटा. देखो, अगर आपको ए से बी और बी से सी की रिएक्शन दे रखी है और आपको ए टू सी बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों रिएक्शन को आप प्लस कर दोगे. ए प्लस बी गिव्स बी प्लस सी. तो ये बी सेम साइड होने और डिफरेंट साइड है ना, तो ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ए गिव सी ही रह जाता है. ठीक है, ए गिव्स सी आ जाता है. तो यही ट्रिक्स हमें हेजलो में याद रखनी है कि किसकी, मान लो अगर आपके पास तीन रिएक्शन थी, आपके पास तीन रिएक्शन थी ना, तो डेल्टा एच फाइनल क्या आ जाता है? H1 प्लस H2 प्लस H3. अगर चार है तो अप टू सो ऑन, मतलब उनको प्लस करना है. जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं माइनस करके काम चलेगा, वहां पे आप माइनस भी कर सकते हो. ठीक है, आपको एक कंप्लीटली प्रोडक्ट निकालना होता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो बेटा, एक एग्जाम्पल हमें दे रखा था सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन, यानी S प्लस O2 क्या बना रहा है? SO2. S प्लस O2 हमें SO2 दे रखा है जिसकी डेल्टा H वैल्यू -70.96 गिवन है. नाउ कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया और डेल्टा H2 की वैल्यू ये थी. अब रिएक्शन इंथैल्पी निकालनी है, दोनों को प्लस करना है. अब प्लस करने का तरीका देखो. S प्लस O2 गिव SO2, और दूसरी रिएक्शन में SO2 प्लस 12 O2 गिव्स SO3. प्लस करो, SO2 प्लस S प्लस 13 SO2 गिव्स SO2 प्लस SO3. अब मैंने क्या बोला? जो सेम सेम होते हैं ना उनको काट दो. SO2 दोनों साइड था, तो रिएक्शन सिर्फ क्या बची? S प्लस 13O2 गिव्स SO3. ये चीज ठीक है, हेजलो के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ जाएगी नेट रिएक्शन 13O2. ठीक है, बैलेंस नहीं कर रखी, बैलेंसिंग हमें इसकी अभी करनी है. तो बैलेंसिंग वो आप देख सकते हो किस तरह से हम करेंगे.
सो दैट वुड डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स। ऑल दो केमिकल रिएक्शन ये रहेगी। सिंपल वर्ड्स में क्या कहना है कि अगर आपको डेल्टा एच आर निकालना है तो वो H1 H2 प्लस H3 अप टू सो ऑन का सम रहेगा। ठीक है, दो रिएक्शन को आपको ऐड ऑन करना है तो उन्हीं का ऐड रहेगा। हाँ, केमिस्ट्री में भी बहुत मैथ्स आने वाला है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, मैथ्स में फिजिक्स है, सारे इंटर रिलेट कर दिया। पहले होता था कि मैथ्स सिर्फ मैथ्स है, अब फिजिक्स भी मैथ्स और केमिस्ट्री में भी मैथ्स है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई। चलो एक रिएक्शन इसके थ्रू आपको ज्यादा और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं हम। कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, डेल्टा एच नॉट आर आपको निकालना है बच्चे फॉर CO2 एंड वाटर के लिए। डेल्टा ऑफ एच आर हमें निकालना है किसके लिए? CO दे रखा है हमें, CO2 का दे रखा है और H2O दे रखा है। तो हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द डेल्टा एच आर वैल्यू? यस, हु गोना टेल मी कि डेल्टा एच आर फिर हम कैसे निकालेंगे? यस, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा एच आर वैल्यू? बताओ भाई, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। वो तो है, कौन सा फॉर्मूला? हाफ लेके करेंगे। हाफ कैसे? हाफ कैसे करेंगे बेटा? यस, 1/2 CO2। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हेज लॉ से। अगर आपको जनरली निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जनरल, वो फॉर्मूला यूज करके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, उससे भी तो निकाल सकते हैं ना हम ये चीज। हेज लॉ से तो हम करेंगे ही, बाद में करेंगे, बट पहले क्या कहते हैं हम? हाँ, वो तो हेजलो वाला भी करेंगे, बट ये क्या उससे नहीं हो पाएगा? अगर मैं एक इजी ट्रिक बताऊं तो क्या उससे हम ये रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं? देखो इजी ट्रिक क्या रहेगी। हाँ, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या है बेटा? प्रोडक्ट में CO और H2O है, यानी समेशन ऑफ दिस। CO की वैल्यू कितनी दे रखी है? -110.5, और वाटर की कितनी है? +241.8। माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CO2 गैस और H2 गैस। CO2 गैस की वैल्यू लिख लो 241.8। H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट में 0 ले लिया हमने। ठीक है ना, CO2 की वैल्यू 393.5 है माइनस का, तो ये प्लस हो गया। -110.5 241.8 प्लस 393.5, तो ये आप निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एच आर। अब ये तो हो गया एक सिंपल मेथड, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। 3 नंबर में ये करके आओगे 0 ही देगा वो कहेगा बड़े सियाने बन रहे हो ना तुम, मैं तुम्हें 3 नंबर नहीं दूंगा इसके। कुछ नंबर नहीं वो देने वाला, क्योंकि ये हमें करना किससे है फिर? हैज लॉ से। तो अब हैज लॉ के लिए पहले तो आपको तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज कैसे कैसे बन रही है। तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएं बेटा, वो बनाता है CO2। वैल्यू कितनी है CO2 की? -393.5। फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी चाहिए, C प्लस हाफ O2 क्या दे देगा? CO। वैल्यू कितनी है? -110.5। अब वाटर कैसे बनता है? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या वैल्यू रहती है? 241.8। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, 1 2 एंड 3। मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? मुझे ये फाइनल इक्वेशन बनानी है इन 3 इक्वेशन का यूज करके। तो कैसे बनाएंगे? इन 3 इक्वेशन का यूज करके यू हैव टू कम टू दिस फॉर्मूला। आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। यस, हाउ वी कैन डू दिस? हम क्या करेंगे? 2 प्लस 3 - 1 कर दो। सेकेंड और थर्ड रिएक्शन को प्लस करके फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे, यानी C प्लस H2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, और माइनस करना है, मतलब CO2 इधर आ जाएगा, C प्लस O2 उधर चला जाएगा। माइनस का मतलब रिवर्स कर दो रिएक्शन का। इधर लिख दो CO2, यहाँ पे CO था प्लस H2O प्लस C प्लस O2। C को C से काटो पहले तो। हाफ O2 प्लस हाफ O2 यानी 1 O2, कट करो तो बचा क्या? CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O। रिएक्शन बन गई। वैल्यूज में भी यही करो, सेकंड यानी 101.5
+3 241.8 माइनस माइनस क्या हो गया +393.5। आंसर निकाल लो। क्लियर हुई ये बात सबको? यस। बच्चे ये हेज़लो है, हेज़लो में ये एक मेथड है हेज़लो का, ठीक है? दोबारा करते हैं हम ये, एक बारी मैं दोबारा सारा बताती हूँ, जिसको क्लियर है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है वो दोबारा सुनेगा। लेट्स सी हमें क्या करना होता है। हेज़लो का क्या मतलब होता है? बच्चे हेज़लो का मैंने बताया था ना, आप ए टू बी की रिएक्शन कर रहे हो, फिर बी टू सी पी और आपको ए से सी तक जाना है, तो हमने दोनों इक्वेशन को प्लस कर लिया था। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए भी हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस लेनी पड़ेंगी और रिएक्शन हम कौन-कौन सी लेंगे जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट बन रहे हो। ये तीनों क्या हो एज़ अ प्रोडक्ट हो। तो पहली रिएक्शन C प्लस O2 CO2, दूसरी रिएक्शन C प्लस हाफ O2 CO और तीसरी रिएक्शन H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। अब आपको पता है कि मुझे C प्लस क्या CO2 जो है वो उस साइड चाहिए, मतलब ये हमें रिएक्टेंट की साइड चाहिए, ठीक है? और ये वाटर हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए। अगर ये रिएक्टेंट में चाहिए है, प्रोडक्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करना पड़ेगा हमें। रिवर्स का क्या मतलब होता है कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को तो पहले प्लस कर लो। C प्लस H2 हाफ O2 प्लस हाफ O2 माइनस O2, ठीक है? अब इसको माइनस कर रहे हैं यानी कि ये चीज प्लस हो जाएगी। रिवर्स हो गई ना रिएक्शन, यहाँ पे प्लस आ गया। अब CO प्लस H2O प्लस C प्लस O2, C से C कटा, O2 से O2 कटा, आपके पास क्या बचा? H2 प्लस CO2 गिव्स CO प्लस H2O। ये हमारी क्या आ गई? रिएक्शन आ गई। और जो चीज आपने यहाँ करी बच्चे, यहाँ पे आपने 1 2 3 रिएक्शन में 2 प्लस 3 माइनस 1 करा था, यही सेम थिंग इनकी वैल्यूज के साथ करोगे। यानी सेकंड की वैल्यू थर्ड के साथ प्लस और माइनस क्या कर दी? फर्स्ट वैल्यू। क्लियर? ये अभी ऐसे नहीं होता कि फटाफट से एक आधा क्वेश्चन देख लिया तो हमारे होने लग जाएंगे। यू ऑल हैव टू ट्राई सम क्वेश्चन, ठीक है ना? मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आज की डेट में आपने क्या करना है, हेज़लो के कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर कट समझ आने लगे। ओके, चल ग्रेट है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। अब देखो ये रिएक्शन बोली गई है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ फॉर द प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो है एच नॉट फॉर्मेशन के इक्वल आएगा, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन के एग्जैक्टली इक्वल आएगी। वो रिएक्शन याद है? हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 में HCl बनाया था, ठीक है? तो हमने क्या बोला था, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये बिल्कुल जीरो हो गए थे। तो डेल्टा एच आर जो है वो टोटली डेल्टा एच ऑफ HCl के इक्वल आया था, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन के इक्वल आई थी। तो यही इस चीज में देखना है आपको, कौन सी रिएक्शंस जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है और हमें पर्टिकुलर वैल्यू देंगी, ठीक है? क्या अच्छा नहीं है अर्चित फिजिक्स और केमिस्ट्री का? क्या बात अच्छी नहीं है? इसके लिए मैं पोल रेस करती हूँ, सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे, ठीक है? यस, आंसर इन द पोल। ये तो हम कह सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? तो उनके वहां पे बेटा वही नाम चलते हैं, ये सारे फॉरेनर है ना, तो दैट्स वाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये तो मस्ट है, अपने नाम से ही छापना चाहिए। अब कोई भी डिस्कवरी अगर हम कर रहे हैं तो फिर नाम तो बजना चाहिए भाई सारे ही उसमें। और कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो वो बोलता है मैम को मेरा नाम ना बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, मेरा नाम पता होना चाहिए सबको। सो दैट्स वाई ये भी उन्हीं की थिंकिंग थी। अभी तो आप आगे आगे चलना, एक देयर वुड बी अ इक्वेशन थ्योरम है मैथ्स में, उसका नाम है रंगा कुत्ता मेथड। अब ये नहीं पता कि उन्होंने दैट वुड बी कुत्ता फ्रॉम दैट कुत्ता और कौन सा कुत्ता था वो,
वो जब हम पढ़ते थे हम बहुत हँसते थे, ये कैसा मेथड हुआ? मैम भी प्रोनाउंस करती थी ना, रंगा कुत्ता मेथड। या रियली इट्स अ सीरियसली थिंग। आई थिंक सो बैचलर में था ये। हाँ, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ थी। कौन ये बैचलर्स की बात है। मुझे ईयर नहीं पता, फर्स्ट ईयर में था, सेकंड में या थर्ड में। तो ग्रेजुएशन में ऐसा मैथ्स में मैंने पढ़ा ज़रूर है। तो बहुत सारी ऐसी अभी अभी तो ये नाम्स की स्टार्टिंग है, आप देखना बहुत सारे नाम हमें पता चलेंगे अजीब-अजीब से। देखो 6 बच्चों ने वोट किया है, 2 का ऑप्शन ए है, 2 का बी है, 2 का सी है। देखो बच्चे ज़ेनॉन एज़ अ गैसियस स्टेट में स्टैंडर्ड नहीं होता, तो ये 0 नहीं होगा। मीथेन गैसियस स्टेट में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं देता, सो इट इज़ आल्सो नॉट 0। N2 गैसियस स्टेट में 0 वैल्यू, ओज़ोन गैसियस स्टेट में स्टैंडर्ड वैल्यू देता है, तो इक्वेशन N2O3 के बिल्कुल इक्वल होगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर सी। देखो एआईएमटी का क्वेश्चन है ये। एआईएमटी क्या था? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब तो सारी वैसे इन्होंने नीट नीट ही कर दिया है। पहले एआईएमटी होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना था कि स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ 0 रखनी है। वो बताया था ना, N2 गैस में स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होती है, O3 ओज़ोन गैस है तो इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चे 0 होती है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। ठीक है? अब ये देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है। हमें कंसीडर करनी है फॉलोइंग रिएक्शन। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव दे रही है वाटर। H2 प्लस हाफ ऑफ O2 मिलके वाटर बना रहा है। CO2 प्लस H2 गिव CO प्लस वाटर। C2H5 और 5/2 O2, 2 CO2 और वाटर बना रहे हैं। सबकी डेल्टा H वैल्यूज हमें गिवन है, हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की एंथैल्पी क्या होगी? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो प्रॉपरली वाटर मॉलिक्यूल को डिफाइन करती है? यस, व्हाट वुड इट बी? वेरी गुड। गुड। फर्स्ट माइनस ऑफ x2। ठीक है, याजदान का कहना फर्स्ट है, बाकियों का क्या कहना है? पोल रेस करें दोबारा से, देखते हैं। सेकंड सेकंड, वैसे तो इसी में चार्ट में ही आंसर दे दिया है। कहाँ जा रहा है अर्चित? बाय बाय क्यों कर रहा है? ये अर्चित ने कहाँ जाना है? घूमने बड़े दिनों बाद, चलो ठीक है, जाओ घूमो। ठीक है, घूम लो, ये भी जरूरी है। ठीक है, उस चीज के लिए मना नहीं करते, बट अपनी पढ़ाई नहीं बच्चे किसी ने भी वो करनी। ठीक है, पढ़ाई से कॉम्प्रो नहीं करना, बाकी घूमो फिरो, डाटा इज रियली वेरी नेसेसरी थिंग। मैं कभी मना नहीं करती कि कोई बच्चा घूमने ना जाए, बल्कि सुबह उठ के चाहे वॉक पे जाया करो, शाम को भी चले जाया करो। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। ये इट वुड बी ए ऑप्शन, X2 वाला बेटा। हमने अभी वाटर की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हम H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो इस केस में डेल्टा H वैल्यू माइनस X2 दे रखी है ना, तो हमारी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? माइनस X2। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड बी माइनस X2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर सबको? अच्छा, सेकंड ऊपर से दे दिया था, ठीक है। अच्छा हाँ, आपने सेकंड ऊपर से दे दिया, ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, वो भी सही है, हमें मतलब यही पता आना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हाट वी कैन कंसीडर फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? यस, कोई बता सकता है मुझे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे बोलता है कि कोई सिस्टम की एंट्रोपी ना, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो है, यूनिवर्स की एंट्रोपी भी चाहे ले लो, यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती। ठीक है ना, नेवर। यूनिवर्स भी है हमारा, उसकी एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। So this is tell by second law of thermodynamics, that law explain that an isolated system entropy will never decrease over time। या फिर प्रोसेस देयर एज एन एक्सेलरेशन इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ आप क्या लिखोगे? एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की, वो हमेशा बढ़ती रहती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज नहीं करती।
तो इस लॉ ने हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी दी थी, एंट्रोपी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारा का सारा हम एंट्रोपी पे ही लेके चलेंगे। आज हमारे पास अभी 15-20 मिनट है, तो हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अरे येलो येलो हो गया ना, अब हम कलर चेंज करेंगे। लेट्स टेक रेड कलर। देखो बच्चे, नीट का क्वेश्चन है 2015 का, वेरी इजी क्वेश्चन। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है, आटा दाल वाला क्वेश्चन है ये, इतना इजी। मतलब जैसे आटा लेने गए, कितने पैसे बचे और उससे कितना आटा आ गया। मैं बताती हूँ कैसे। देखो क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज -393.5। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, C प्लस O2 गिव CO2। वैल्यू क्या बचे हमारे पास, 393.5। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। कितनी हीट रिलीज होगी 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए। तो ये बेटा आपको पता है, यहाँ पे CO2 की वैल्यू 44 ग्राम है। ठीक है ना, तो 44 ग्राम के लिए तो अगर -393.5 हो रही है, ठीक है ना, आपको चावल लेने भेजा, वो भाई बोल रहा है 44 ग्राम चावल 393.5 के हैं। वो आप बोलोगे मुझे तो भाई 35.2 ग्राम चावल ही चाहिए, बता कितने के देगा। है तो बेचारे को कैलकुलेटर तो उठाना पड़ेगा, बट है तो इजी बात ही। यस, इट इज अ इजी थिंग। इन्होंने क्या बोला कि हीट ऑफ कंबशन जो है बच्चे CO2 के लिए, वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। और कितनी हीट रिलीज होगी फॉर 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब आपको जनरल रिएक्शन पता है कि 44 के लिए अगर 393.5 हो रही है, तो 35.2 के लिए कितनी होगी, निकालो कितनी हो जाएगी। कौन मेरे को आंसर बता देगा, ऑप्शन सही कौन सा है। 393.5 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 35.2। देखते हैं कौन हमें आंसर बताता है। मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, बट मुझे आंसर पता है। सो गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से इसको सॉल्व करो और बताओ। यस, व्हाट वुड बी द आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वुड बी ऑप्शन डी बेटा, -315 किलो जॉल। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुड। तो कितना इजी था देखो बच्चे, नीट का क्वेश्चन और इतना इजी। तो ये मत सोचो कि नीट में तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। यू कैन सी द लेवल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इजी होता है बट ट्रिकी है। इसकी स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, जो मैंने आपको इजी वे में समझा दी। तो जब बच्चे हमें स्टेटमेंट समझ आनी शुरू हो जाएगी ना, यू कैन इजिली क्रैक नीट जेई। कुछ नहीं है फिर उसके आगे। सिर्फ ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी देते हैं बस। कैलकुलेशन में बच्चे इतनी टफ तो नहीं है, बस एक लैंग्वेज होती है जो आपको समझनी होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज का चक्कर पड़ता है। कई बार ये बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या मतलब था हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ। मैम ये तो हमें कराया ही नहीं, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं क्लास में, हीट रिलीज वाला। फिर बच्चे ना टीचर्स को भी कई बार ब्लेम करते हैं कि ये तो बताया ही नहीं था। तो बच्चे बताते तो सब है, बस थोड़ा सा ट्रिक्स है। ठीक है, आपको कैसे समझना है उनको, क्वेश्चन समझने शुरू हो जाओगे ना, आंसर खुद ब खुद निकल जाता है। अब इसमें अगर ये चीज समझ आ गई थी, तो कैलकुलेशन तो कितनी बड़ी बात थी। अगर हम यही पॉइंट नहीं पकड़ पाते ना, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती। फिर हम सारा टाइम सोचते कि यार कैसे कैसे कैसे। ठीक है, अब यही पॉइंट हमें पता चल गया तो इजिली। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन है, इन अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यानी डेल्टा एच हम निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये अगर हम कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी हमारी ज्यादा हो, तो वो किस तरह की रिएक्शन होगी, अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से। यस, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सो, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। मान लो प्रोडक्ट मेरा 10 था, रिएक्टेंट मेरा 20 आ गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। तो रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ही था ना डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा इस केस में, तो वो क्या होगा आंसर हमारा, एक्सोथर्मिक। सो रियली इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और करते हैं। इसमें ना बहुत एक छोटी सी ट्रिक लगेगी। कंफ्यूज कर रहा है प्रेशर दे के, बट होना नहीं है। देखो क्या है, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5।
एट 1 बार, आइडियल गैस एक 1 बार पे है एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इज एक्सपैंडेड। अब उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में, और वॉल्यूम क्या हो गया उसका, डबल हो गया। टू डबल द वॉल्यूम, वर्क डन क्या आएगा अब इस केस में, व्हाट इज द वर्क डन हियर। मैं इसके लिए पोल रेज करती हूँ, तो पोल में आंसर करना। देखते हैं ये ट्रिक कौन समझा। अरे अरे अरे, ठीक है, मतलब समझ गए, इधर ही आंसर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पोल में भी कर दो फिर। मैंने ये थोड़ी कहा है कि इसका सही ही है, देखते हैं कौन कितने सही आंसर देता है हमें। यस, गो फॉर इट। मुझे एक बार इधर, यस, पोल में। ठीक है, 2 वोट्स आई हैं 0 को। तो मैंने पिछली क्लास में ना राइम बनाई थी, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला था कि जो इसका आंसर देगा वो बन जाएगा हीरो, क्योंकि इसका आंसर है 0। ठीक है ना? सो जो आंसर, जिसने आंसर दे दिया वो बन गया हीरो, क्योंकि आंसर भी था 0। तो अब 0 क्यों आया? चलो, आंसर तो हमने 0 निकाल लिया। उस केस में तो क्लास में क्या था, नेक्स्ट लास्ट क्लास में उनको पता ही चल गया था राइम के हिसाब से कि 0 होगा। ठीक है, बट 0 क्यों होगा? वाई सो 0? हीरो तो हम बन गए अपना आंसर 0 बता के, बट अब हमें रियल हीरो कैसे बनना है, 0 का एक्सप्लेनेशन देके। व्हाई इट इज 0? एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड आनंद, वेरी गुड बेटे। W का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो बच्चे वैक्यूम में प्रेशर जो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो 0 होता है। अब V चाहे वॉल्यूम डबल होता रहे, ट्रिपल होता रहे, एक बारी 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या रह जाती है हमारी, 0। यानी आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर इन वैक्यूम। क्लियर है ये सबको? यस, पी एक्सटर्नल इस केस में क्या है बच्चे? 0 है। नाउ कम टू अनदर वन। In a reversible process, system absorb 600 kg heat and perform 250 kilojoule work on the surrounding. What is the increase in the internal energy of the system? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें सिस्टम एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, हीट एट 600 किलो जॉल की हीट, और परफॉर्म कर रहा है 250 किलो जॉल का वर्क। इंटरनल एनर्जी निकालनी है, किस तरह से निकालेंगे हम? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, विच फॉर्मूला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा लगेगा। तो क्या रहेगा आंसर? ये ना मैं बच्चों की नहीं बताती, मैंने आप ही पिछली क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो देखते हैं, मेरी मिस्टेक एक बच्चे ने वहां पे बोल दिया था कि नहीं मैम ये ऐसे नहीं वैसे होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन बच्चे आंसर कर पाते हैं। हाँ, मैं पोल रेज करती हूँ, उसमें बताना। फिर देखते हैं कि जिस चीज जगह मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्या बच्चे भी वही कंफ्यूजन करते हैं या हम उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। गो फॉर इट। यस। ठीक है, मोस्टली बच्चे डाइसी में है, वही चीज है। फिर बी करेक्ट ऑप्शन को 4 वोट्स हैं, इनकरेक्ट को 2 हैं। हाँ, बिल्कुल सही बच्चे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, सी होगा, हमारे पास होता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू तो बच्चे हमें दे रखा है 600 किलो जॉल की हीट है, और एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। हीट हमारी नेगेटिव नहीं होगी, ये क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। हीट हमारी पॉजिटिव है। नाउ वर्क ऑन द सराउंडिंग, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है, कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -250। तो 600 - 250 वुड बी
350। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 350 किलो जूल। क्योंकि ये चीज तो एब्सॉर्ब पे क्यों पॉजिटिव होगी, दैट इज ओके। एंड परफॉर्म्स 250 वर्क ऑन द सराउंडिंग, और वो वर्क परफॉर्म कर रही है सराउंडिंग पे। अगर मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, तो W माइनस 250 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लॉट लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? Q प्लस W के, वर्क डन प्लस हीट एब्सॉर्ब्ड। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन सी। ठीक है, यस। क्लियर है ये सबको? इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है, अमंग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो पढ़ी थी हमने। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में किसी को कंफ्यूजन था? अब ये भी हमें कई बार याद नहीं रहता इंटेंसिव इंडिपेंडेंट थी या एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट थी। तो बच्चे जिसके नाम में इन है ना, इन वाली इंडिपेंडेंट ही है। इंटेंसिव जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ द सब्सटेंस। एक्सटेंसिव डिपेंड करती है, वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस, वो डिपेंड करती है मास पे। तो अब हमें क्या बतानी थी, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो डिपेंड नहीं करती मास पे। सो व्हाट वुड दैट? मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस, या फिर हीट कैपेसिटी? इंडिपेंडेंट, यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बचे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कभी भी मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी और मोलर कंडक्टिविटी करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं रिलेट करती है मास से ही। रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, डेंसिटी आ जाती है तो डेंसिटी मास के साथ रिलेट करती है। हीट कैपेसिटी बेबी भी हम क्यू वैल्यू लेते हैं, तो क्यू इज ऑल्सो समवट डिपेंडेंट ऑन द मास। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी बचती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सी होती है, किसी को पता है? यस, फिजिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? नहीं, ये फिजिक्स का ही टॉपिक है, उसी में अभी पढ़ोगे आप। मुझे भी इतना, मैं बता देती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें ना, इसको हम ईएमएफ, ईएमएफ नहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या होती है बच्चे? जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है ना, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, वो फोर्स व्हेन देयर इज नो करंट इन द होल सेल और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। ये आपने अगर ईएमएफ, फिजिक्स में वैसे 11th में ही आ जाता है, नहीं तो 12th में आपके पास वो वाला चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसमें आता है, ये जिक्र करते हैं, ठीक है? उसमें इसका आएगा आगे डिटेल में। चलो, अच्छा, which of the following न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मींस जिसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज इज हाई। इसमें से किसमें हीट रिलीज हाई होगा? कोई बच्चा मुझे तुक्का ही लगा के बता सकता है? मोस्ट एक्सोथर्मिक, DAAA, HCl और NaOH। HCl और NaOH की अगर हम बात करें, और HCN और NaOH की, HCl और नहीं, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। वैसे भी NaOH जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाल रहे हो तो मोस्ट एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वुड बी मोस्ट एक्सोथर्मिक इन नेचर। करनी नहीं है ये। अच्छा, तुम्हें लैब वैब में लेके जाते हैं स्कूल में, लैब्स में? यस, कभी केमिस्ट्री की लैब में गए हो? यस, अरे ठीक है। क्या क्या किया वहां पे? कोई अभी तक एक्सपेरिमेंट किए किसी भी बच्चे ने? यस, एनी एक्सपेरिमेंट यू हैव डन? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अच्छा, अमोनिया बनाया था, अरे वेरी गुड। कैसे बनाया था अमोनिया?